हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ओवरव्यू सीरीज़ का दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 का हिस्ट्री एनसीईआरटी हम आरंभ किए हैं। तो कल मैंने पहला चैप्टर का आज ही मैंने उस वीडियो को बनाया था। आज मैं दूसरा चैप्टर को ओवरव्यू करूँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसे ही टच करूँगा। इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बुक से इसलिए करा देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट को मन में भरम नहीं रहेगा कि मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ होगा। इससे देख लेगा तो उसको लगेगा कि मतलब पूरा चैप्टर मैंने पढ़ लिया है। और मात्र 10-12 मिनट में आप पूरा चैप्टर करके पढ़ सकते हैं, हर चैप्टर को पढ़ा देंगे। ठीक है। तो इसमें मेन टॉपिक क्या है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने भी छोड़ दिया, क्या नहीं छोड़ा है, ठीक है। हाँ, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इसका कारण क्या था, ऐसा क्वेश्चन देता है। मैंने एग्ज़ाम दिया है, इससे क्वेश्चन एक बार दिया था। देखिए इसमें ऑप्शन जो है 4 कारण है, जो 4 कारण में एक कारण आपको हटा देगा और एक गलत कारण दे देगा। आपको उसमें ढूंढना होता है कौन सा गलत है, या फिर 3 सही में से एक गलत दे देगा, या फिर 3 गलत दे देगा, एक सही दे देगा। ऐसा ही बना सकता है क्वेश्चन किसी तरह भी। तो आपको चारों कारण याद रखना चाहिए। चलिए टॉपिक पर आते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, ठीक है। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, ठीक है। पहला कारण आप समझ गए। दूसरी कारण क्या था? दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ठीक है। इसलिए इस जानवर का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे जाया करते थे। ओके, दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण पाते हैं। तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों और फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, सही बात है। इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे, ठीक है। बहुत ईजी सब्जेक्ट है तो समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी का, पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता। ये बात बहुत ही सच कहा गया है। और पानी झीलों, झरनों, नदियों एवं कुओं में भी मिलता है, इसमें नहीं दिया है, सॉरी। पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। मतलब मौसमी नदी जो रहता है उसमें हमेशा पानी नहीं रहता है, तो उसको दूसरी जगह जाना पड़ता था, ठीक है ना। समझ गए? चारों कारण आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है? इधर कुछ नहीं नज़र आ रहा है क्या? कोई खास नहीं है, कोई खास नहीं है। हाँ, इसमें से आप कुछ कुछ पॉइंट याद रखिए मानचित्र में से जो इम्पोर्टेंट है अभी, जिसके बारे में पढ़ेंगे आगे। जैसे मेहरगढ़, एक कहाँ है अभी? अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। बुर्ज कहाँ है? कश्मीर में। और कौन सा स्थान है? चिरांद, भी इसको भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिए। चिरांद ये भी कहाँ है? बिहार में है। और भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है। इतना टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और कुछ इसमें, और कुरुनुल गुफा है, इसमें अभी पढ़ेंगे। आग की खोज यहीं से हुई थी सबसे पहले। और कुछ है इनाम गांव, इसको भी याद रख सकते हैं। आगे पढ़ेंगे सबके डिटेल में क्या क्या दिया है इसके बारे में। भीमबेटका ये आधुनिक मध्य प्रदेश में, अभी मैंने देखा ऊपर में मानचित्र में। अब आगे बढ़ते हैं। पुरास्थल से क्या समझते हैं? ये मतलब कहने का यहाँ है क्या, पुरास्थल क्या होता है? पुरास्थल उस स्थान को कहता है जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। मतलब औजार, बर्तन और इमारत जहाँ से मिले उस स्थल को क्या कहा गया? पुरास्थल, ठीक है। कोई खास नहीं है। आग की खोज, ये टॉपिक अभी बोले ना। कुरुनुल गुफा याद रखना, कुरुनुल गुफा से आग की अवशेष मिले हैं, ठीक है। इतना याद रखिए, इसमें कोई खास डिटेल्स नहीं है तो उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और इधर तो कोई खास नहीं है, इसमें तो आप
समझ ही रहे हैं कि पूरा पाषाण युग कितना बड़ा, जितने वो समय था, सारे समय कितने बीता था। मानव इतिहास के लगभग 99% काल किसमें बीता था? पूरा पाषाण काल में। वैसे ही कहा गया है, पढ़ देते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। किस काल के दौरान? पूरा पाषाण काल के दौरान। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मानव जीवन का 99% किस काल के दौरान घटित हुआ था समय, तो पूरा पाषाण के काल के समय दौरान, पूरा पाषाण काल के दौरान समय व्यतीत हुआ था 99%। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें खास। यहाँ से इसको भी थोड़ा देख लीजिए आप। 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है कौन सा युग? मध्य पाषाण युग। ऐसी काल में क्या होता, समय में परिवर्तन आया था, पर्यावरणीय परिवर्तन आया था। इसे मैं डिटेल्स आगे पढ़ूंगा। और तो ये मध्य पाषाण युग कब से कब रहा, आपको इन तीनों का टाइम याद रख लेना है। पूरा पाषाण युग 20 लाख से लेकर 12,000 वर्ष तक रहा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए किसमें? मध्य पाषाण काल में। 12,000 से लेकर 10,000 साल तक क्या रहा? मध्य पाषाण। उसके बाद कौन सा युग आएगा? सिंपल है, उसके बाद नव पाषाण युग आएगा। नव पाषाण युग कब आया? 10,000 साल से लेकर 10,000 साल। क्या अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से ही होती है। इसे नव पाषाण युग कहा गया। समझ गए? 10,000 से जो शुरुआत हुआ उसे क्या कहा गया? नव पाषाण युग कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़े ना, ये जलवायु परिवर्तन हुआ था तो क्या हुआ था, तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। क्या हुआ? गर्मी बढ़ने लगी। इसमें आपको क्वेश्चन बना सकता है 12,000 साल में जलवायु परिवर्तन हुआ तो क्या बढ़ा? गर्मी बढ़ा, ठंडा बढ़ा, ऐसे क्वेश्चन कुछ बना सकता है। ऐसे नॉर्मल कुछ खास नहीं है। ठीक है, याद रखिए माइंड में। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। गर्मी बढ़ा तो घास का मैदान उगने लगा। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते। जो घास खाते थे वो सब जानवरों की संख्या बढ़ी। तो और उससे क्या हुआ? उस जानवर का जो शिकार करते थे उसके पीछे आए, उसे पालने का समय जानने लगे कि क्या उसकी रहन सहन, उसकी आदतों को जांच करने लगे। खाने पीने, आदतों और प्रजनन के समय जानकारी हासिल करने लगे। मतलब जानवरों का रहन सहन के बारे में जानने लगे और उससे वो उसका शिकार भी करते थे। ठीक है, और आगे चलते हैं। इधर कोई खास कुछ नहीं है, इधर ये सब कोई खास नहीं है। बसने की प्रक्रिया को, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। 12,000 साल पहले क्या हुआ था? बसने की प्रक्रिया शुरू हुआ था। कब हुआ था उसको अभी बताएंगे और डिटेल से नीचे। अब इसको पढ़ लीजिए लाइन बाई लाइन। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। मतलब लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने की प्रक्रिया को ही बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ठीक है, कोई खास नहीं है। अब आगे चलते हैं तो इसमें भी कोई खास कुछ नहीं है। यहाँ भी कोई खास कुछ नहीं है। ये तो नहीं है कुछ इम्पोर्टेंट। यहाँ आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट का टॉपिक आ सकता है। क्या है इसमें? नहीं, यहाँ भी कोई खास नहीं है। हाँ, यहाँ पर खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज हम अभी बोले थे कश्मीर में। मानचित्र में आपने देखा उत्तर में कश्मीर है, उसमें वहाँ पर बुर्ज होम है। ठीक है, बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहा जाता। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के जगह मिले। ऐसा लगता है लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते थे। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई खास तरह अगर नहीं है, वो समझ गए। और यहाँ आप आते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ मैंने दिखाया हूँ कि पाकिस्तान का क्षेत्र में जाता है। तो इसमें क्या है आपका देख लेते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे
सबसे महत्वपूर्ण रास्ते। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। समझे? मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में क्या था, सबसे पहले जौ गेहूँ और भेड़ बकरी पालना आरम्भ किया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। ये सब कोई इम्पोर्टेंट कोई खास नहीं है। यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट बनता है मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखते थे। मेहरगढ़ में ये वाला इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक प्राय एग्जाम में दिया जाता है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक खाने के लिए रखा गया। तो यह क्वेश्चन बनता है कि किस जगह कब्र में मतलब मृतकों को खाने के लिए बकरी के रूप में दफनाया गया था। मतलब मृतकों के साथ कब्र में बकरी को दफनाया गया था। तो कौन स्थान था वो? मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ को याद रखें। और तो कोई खास नहीं है चैप्टर में, ये कोई खास नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चित्र बनाए गए थे। ये है फ्रांस का एक गुफा, उसके बारे में बताया गया है। इस गुफा के बारे में कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें जो चित्र बनाया था तो किस चीज़ से बनाया था, तो ये इम्पोर्टेंट बनाया था। इन रंगों को लो एस्कोर चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। मतलब जो चित्र बनाया गया था इस गुफा में, जानवरों के चित्र बनाए गए। इसमें क्या क्या बनाया गया था? जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया था। तो गुफाओं में जो चित्र बनाए थे तो उसे किस चीज़ से बनाया जाता था? फ्रांस की गुफाओं में जो चित्र बनाए थे, ये क्वेश्चन इस तरह आप याद रख सकते हैं कि फ्रांस की गुफाओं में जो चित्र बनाए जाते थे वो किस चीज़ से बनाए जाते थे? वो बनाए जाते थे लो एस्कोर चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ठीक है, इतने इम्पोर्टेंट था और कुछ इस पार्ट में नहीं है खास। ठीक है, थैंक यू।